वेलकम टू अनदर वीडियो। और यह है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो के सीजन 3 का एपिसोड 1 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे। तो कहानी की शुरुआत हम देख पाते हैं रेप्टेलिया, फीलो और नाओफूमी को लड़ते हुए एक कॉलेजियम के अंदर, जहाँ बहुत सारे लोग उनके शो को देख रहे होते हैं, जिनके ऊपर एक पावरफुल आग का हमला होता है। और ना जाने क्यों इस लड़ाई के दौरान इन तीनों ने मास्क पहना हुआ है, और इस जंग के दौरान एक भारी बार होता है इनका इनके ऊपर। तो क्या हुआ अब तक जब से ये लोग दूसरे हीरोज की दुनिया से वापस आए। पर ये जानने से पहले हम बढ़ते हैं इसके इंट्रो की ओर, जो है हीरोज राइज अगेन इन सीजन 3। तो इसके बाद कहानी का अगला फेज शुरू होता है, जहाँ इवाताने यानी कि नाफूमी अपने बारे में बताता है, जो मॉडर्न जापान से एक दूसरी दुनिया में आया है एज अ शील्ड हीरो, जो यहाँ बुलाए गए हैं वेव्स को रोकने के लिए। और वेव्स कुछ ऐसे इवेंट्स है जिसमें दुनिया का खात्मा हो सकता है, जिसको रोकने के लिए ही इन्हें वेव से लड़ना पड़ता है। पर इस सब के अलावा यहाँ 4 स्पिरिट गार्जियन बीस्ट हुआ करते थे, जिनमें से एक था स्पिरिट टोर्टोइस, जिसको जिंदा किया गया था, जिसके बाद काफी तबाही हुई। पर उसके बाद दोबारा कभी भी दूसरा वेव नहीं देखा गया, जिसने लोगों की आत्मा लेकर शक्तियां इकट्ठा की और अपनी शक्तियों से वेव्स को रोक दिया। और खैर आगे नाफूमी में आगे बढ़ते हुए देख पाता है कुछ टूटे हुए घरों को और परेशान डेमी ह्यूमंस को। तो खैर आगे इन लोगों ने स्पिरिट टॉर्टोइस को हरा दिया, जिसकी वजह से फीनिक्स टॉर्टोइस, जो है दूसरा गार्जियन बीस्ट, जल्दी जिंदा होने वाला होगा। पर उस समय कियो से हुई लड़ाई के दौरान उन्होंने उससे कुछ एनर्जी वापस खींची, जिससे ये लोग एक बैरियर बना पाए हैं, जिससे फीनिक्स के रिवाइवल को 3.5 महीने और डिले कर दिया गया है। तो इन 3.5 महीनों में अपनी जगह की रक्षा करने के लिए शील्ड हीरो को करनी पड़ेगी मेहनत, और तैयारी इस लेवल की करनी पड़ेगी कि वो लोग मिलकर हरा सके फिनिक्स को। पर कुछ दिक्कतें आ चुकी है शील्ड हीरो के साथ। मतलब जब ये लोग लड़ रहे थे कियो के साथ, तो उस समय कुछ सैक्रिफाइस ऑरा ने इनको कर्ज कर दिया, जिसके वजह से इनके स्टेटस में थोड़ी बहुत कमी आ चुकी है। मतलब इनका पावर लेवल थोड़ा बहुत ग्लिच होते हुए दिखाई दे रहा है। तो खैर आगे जहाँ पर स्पिरिट टॉर्टोइस बीस्ट हारा था, कुछ आर्मी दिखाई दे रही है, जो जंग के दौरान बिल्कुल नहीं दिखी थी। पर उसके अलावा नाफूमी यहाँ सोचता है उस लिबरेशन ऑरा के बारे में, जो उसको ओस ने सिखाया था, वो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, जो शायद आगे इनके काम आ सकता है। पर ना जाने वो उसका इस्तेमाल दोबारा कर भी पाए या नहीं। पर खैर जहाँ याद करता है ये बाकी हीरोज़ के बारे में, जिनके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, और अगर ये लोग साथ मिलकर काम करेंगे तभी ये लोग और स्ट्रांग बन पाएंगे। तो जिसके लिए इनके बीच में ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बात करें उन 3 हीरोज़ की, तो वो लड़ रहे थे वेव से, जिस दौरान नाफूमी दूसरी दुनिया में गया हुआ था, जो वैसे रियल वेव नहीं था, वो कियो का आर्टिफिशियल वेव था जिसको उसने बनाया था। जो वेव मोस्टली हो सकता है नाफूमी के वजह से रुका हो, पर फिर भी इनके उस वेव को रोकने को लेकर रानी उनकी शुक्रगुजार है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वो सीरियस होंगे फिनिक्स के रिवाइवल को लेकर, जहाँ हर एक हीरो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगा आगे आने वाले खतरे को रोकने के लिए। और यहाँ रानी मदद मांगना चाहते शील्ड हीरो से उसी चीज़ को लेकर। तो आगे इनकी बात होती है फोवेरी की, जो स्पिरिट टॉर्टोइस वाली जगह पर इकट्ठा हुआ है, जो इस किंगडम से बिल्कुल नहीं है। पर वो सब एक पॉलिटिकल मुद्दा है, जहाँ वो राहत बचाव के लिए आए हैं। उनका कोई खास कंसर्न नहीं है जगह को लेकर। तो उन दोनों की मीटिंग के दौरान बाकी उनके साथी बाहर बैठे होते हैं, जिनसे मिलने आते हैं मेल्टी। पर वहाँ मौजूद कुछ सिपाही उन्हें नफरत भरी नज़र से देख रहे थे, जिस पर मेल्टी उन्हें समझाती कि अब नजरिया काफ़ी तक बदलने की बात चल रही है। अब ये किंगडम 3 नहीं 4 हीरोज़ को पूछता है, पर कभी भी हर कोई पूरी तरह से नहीं बदल सकता। पर जो नहीं बदला और किंगडम में हम उन्हें काम से निकाल रहे हैं, पर ये लोग कुछ खास है इसके पापा के, जिस वजह से इनको काम से नहीं निकाला जा सकता। तो खैर ये तो इंसानी फितरत रहेगी हमेशा से ही। पर सब के अलावा आगे नाफूमी बात करता है उनसे वैसल वेपन हीरोज़ के बारे में, या द 7 स्टार हीरोज़। तो वो इस दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं, वो उनसे कांटेक्ट नहीं बना पाए अब तक, या यूं कहें कि सबसे कांटेक्ट नहीं बना पाए। जिस पे वैसे ये लोग काम तो कर रहे हैं, पर इन्हें कोई भी लीड नहीं मिली उनकी, जिनको बस एक ही हीरो की जानकारी है, जो है स्टाफ हीरो। तो वो कहाँ है? तो वो इसी साम्राज्य में है। पर कौन है वो, ये जानने से पहले रानी उसको अपने साथ आगे ले जाती है। तो जहाँ रानी उसको दिखाती है रिकवर्ड किए हुए पार्ट स्पिरिट टॉर्टोइस के शरीर के, जिसको अपने शील्ड में डालने के बाद कुछ वार्निंग के साथ नाफूमी को नई स्किल मिलती है, जो एबिलिटी उसके काम आएगी नई तरह के पोशन बनाने के। तो वैसे अगर हम बात करें मेल्टी की, मतलब दूसरी मेल्टी की, जिसका नाम है बिच, तो वो गायब हो चुकी है, जो पूर्व के बॉर्डर के पास देखी गई है। तो हो सकता है जल्दी वो कुछ प्लान कर रही हो हमला करने के लिए शील्ड हीरो पर। तो वैसे वहाँ पे तभी फॉर्मर किंग या फिर पाबंदी लगा हुआ किंग देखकर नाफूमी को कोसना शुरू करता है उसको, और शायद वहाँ वो रानी के प्रेजेंस को देखकर वापस चला जाता है। तो वैसे यही रह जाए वो द स्टाफ हीरो। तो इस सब के बाद हम बढ़ते हैं आगे उन चचा के पास, जो कि औजार बनाते हैं, जो मिलते हैं नाफूमी और उसकी टीम से, जो जान पाते हैं उसकी अब तक की जद्दोजहद के बारे में, जो उसको पकड़ाता है अपने कपड़े जो कि उसने पिछली दुनिया में इकट्ठा किए थे, जो वैसे यहाँ काम नहीं कर रहे। तो ये चाहता है कि इक्विपमेंट और कपड़े दोबारा वो यहाँ यूज़ लायक बना सके, वो भी सस्ते में। तो उनके इस डीलिंग और बातचीत के बाद हम बढ़ते हैं आगे
जिस दौरान कई सारे परेशान और बेघर डैमी ह्यूमंस को देखा जाता है। मतलब भले ही अब ये लोग 4 हीरोज को पूछते हो, पर इस सब के बावजूद भी काफ़ी कुछ बदलना भी बाकी है। तो खैर आगे वो लोग जाते हैं स्लेव मर्चेंट के पास, जिसके पास ज़्यादा स्टॉक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कानून के वजह से जब शील्ड हीरो ने चाहा था कि विलेजर्स जो कि खोए हुए हैं या बिखरे हुए हैं लुरोलोना विलेज से, वो वापस अपनी जगह पहुंच सके। जिस वजह से ऐसा हुआ, जो नाफोमी ने अपनी जगह को बेहतर करने के लिए किया था, पर जिसको जानकर अमीर लोग या फिर जिसके होने के अंदेशा से अमीर लोग और पैसे वाले लोगों ने सारे स्लेब्स को पहले से एडवांस में खरीद कर इस जगह से बाहर कहीं और बेच दिया। तो जहाँ उन सबको वापस खरीदने की डील पूछता है वो इससे, जो कहता है इस बार ये 30 गोल्ड कॉइन्स का हर एक स्लेव इनको मिलेगा, जहाँ रैप्टिलिया का लास्ट प्राइस था 30 सिल्वर कॉइन्स, और अब ये प्राइस 100 गुना बढ़ चुका है। तो जिसके बारे में और जानने के लिए नाफुमी यहाँ मौजूद बाकी स्लेव्स को खरीद लेता है। तो खैर उसको बाकी डैमेज ह्यूमंस जहाँ से रैप्टिलिया उस जगह की खरीदने के लिए जाना पड़ेगा ज़ेल्टोबल में। तो अपने सारे नए खरीदे स्लेव्स की जिम्मेदारी वो छोड़ता है एक्लेयर और मेल्टी के ऊपर और बढ़ता है ज़ेल्टोबल की ओर, जो वैसे एक लंबी दूरी होती है जिस दौरान बीच बीच में रुक कर वो अपने सामान बेचता है और थोड़ा बहुत आराम भी करता है। और ये सब करते हुए एक बड़ी दूरी तय कर वो पहुंचते हैं ज़ेल्टोबल की ओर और बढ़ते हैं उस मर्चेंट के बताई हुई जगह की ओर, जहाँ पर मिलता है मर्चेंट दोबारा, या उसके ये मामा होते हैं या चाचा होते हैं जो पहचान जाते हैं इन लोगों को, जो दोनों बिल्कुल काफी हद तक सेम दिखते हैं। जहाँ वो उनको गाइड करता है एक सीक्रेट पैसेज का रास्ता, जो जाके मिलता है एक अंडरग्राउंड ऑक्शन की तरफ, जहाँ वो चीज़ें बिकती है जो बाहर बेचनी अलाउड नहीं है, और साथ ही वो सब स्लेव्स भी जो मेलरो मैर्क में नहीं बिक सकती। तो जहाँ आगे आते एक डैमी ह्यूमन ल्यूरोलोना विलेज से, पर वो वहाँ से नहीं होती, जिसकी झूठ को भाप लेती है रैप्टिलिया, जिसकी बोली लगनी शुरू होती है 60 से, और ये समझाता है इनको कि तुमने देखो क्या किया, तुम भलाई करने निकले थे, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें पहले जैसी ही हो रही है और अब भी कुछ नहीं बदला, क्योंकि बिजनेस में कुछ भी कैसे भी हो सकता है। तो खैर जहाँ बोली 60 से बढ़कर 100 तक पहुँच जाती है और ये बिकती है 100 में, जिसको एक चचा खरीदते हैं और ना जाने क्या करेंगे उसके साथ। पर खैर आगे तो भले ही वो लियो रोलोना विलेज से ना हो, पर उस ब्रांड की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा जो शील्डर ने क्रिएट कर दी है, जिस वजह से उस नाम से बिकने वाली चीज़ें या डैमी ह्यूमंस एक उम्दा दाम में यहाँ बेचे जा रहे हैं। अब तुम्हें भले ये चीज़ें सच ना लग रही हो, पर ये सच है। ऐसा होना नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, पैसा कुछ भी मुमकिन कर सकता है। तो ये तो उस विलेज से नहीं थी, पर खबर है कि इस विलेज से कोई और ज़रूर है यहाँ पर। तो कितने पैसे हैं इसके पास, क्योंकि लास्ट टाइम इसने सारे स्लेब्स खरीदे थे इसके भांजे से या भतीजे से, तो जिससे अंदाज़न इसके पास सिर्फ 50 गोल्ड कॉइन्स होंगे। जहाँ अगर इसने उस स्लेब्स को ना खरीदे होते जो इसके विलेज के ना थे, तो शायद ये पैसे बचा लेता, पर ये शायद अभी मुमकिन नहीं है। इसे चाहिए होंगे और भी पैसे अपने गाँव के स्लेब को दोबारा खरीदने के लिए। पर अगर ये चीज़ पॉइंट आउट कर रहा है इसके साथ, तो ज़रूर इसने कुछ ना कुछ सोचा होगा इसके लिए, जिससे वो पैसे कमा सकता है, जो उसको बताता है कुछ अंडरग्राउंड अरीना के बारे में, जिस तरह बढ़ता है शील्ड हीरो, जिसके अंदर जाने की सिक्योरिटी काफ़ी हद तक काफ़ी टफ लगती है। पर खैर आगे बढ़ता है नाओफुमी और पहुंचता है उस बार के अंदर, और फिर आगे उस पब से एक बियर खरीद कर आगे बढ़कर देखता है यहाँ होने वाले मैचेस को, जिसमें शामिल होते हैं एक पांडा और एक हाथी। और तभी यहाँ एक लड़की आती है जो उसको यहाँ पहली बार देख रही है, जो नाफुमी को इंट्रोड्यूस करते हैं इन फाइट से, जिसके हिसाब से सासा जीतेगा, जिसको वो पांडा कह रहा था वही। और साथ ही वो पूछती है नाफुमी के इंटेंशन को कि क्या तुम यहाँ सट्टा लगाने आए हो या तुम इन मैचों का हिस्सा बनने आए हो। तो आगे वो पांडा ही जीतता है, जिसके बाद उसे पूछता है यहाँ के रूल्स के बारे में, पर कुछ भी फ्री नहीं है, तो उसको एक और बियर खरीद के देनी पड़ती है उसको। और आगे वो जानता है यहाँ के रूल्स के बारे में, जहाँ हम देखते हैं एक और फाइट जिसमें एक अमीर बच्चा और उसका अगेंस्ट होती है एक डैमी ह्यूमन। और साथ ही हम जानते हैं यहाँ एंटर होने के रूल्स के बारे में भी। तो तुम यहाँ अकेले एंटर हो सकते हो या फिर 3 लोगों की टीम के साथ भी एंटर हो सकते हो, पर ज़्यादा लोग दाव लगाते हैं 3 लोगों की टीम पर। तो सबके अलावा अगर हम बात करें आगे इस फाइट की, तो डैमी ह्यूमन काफ़ी बढ़िया कर रही होती है, पर तभी वो लड़का उससे कहता है कि बहुत हो गया, और वो उसके अगले वार को खुद खाकर हार जाते काफ़ी आसानी से, जो एक फिक्स्ड मैच था। तो वो डैमी ह्यूमन ने हार मानी थी पैसे के लिए, जिसको देख के नाफुमी भी कहता है तो पैसा सब कुछ है। तो अब आगे 3 मास्क खरीद के ये लोग भी एंटर होने वाले हैं इस अंडरग्राउंड अरीना की ओर, ताकि ये लोग भी पैसा कमा के एक महंगी बोली लगा सके और सभी उस गांव के डैमी ह्यूमंस को वापस खरीद सके। तो यही था इंसिडेंट जिसके बाद ये लोग दिखाई दे रहे थे जंग के अंदर। तो ये था पूरा माजरा अब तक का, जिसमें आगे वो एक्ट भी करता है, हो ये लोग काफी स्ट्रांग है, इनको हराने में काफी मुश्किल होने वाली है। वैसे जहाँ ये लोग काफी स्ट्रांग है और ये लोग बस बेवकूफ बनने की एक्टिंग कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, ताकि लोग पैसा लगाए हारने वाली साइड पे और ये लोग जीत कर ज्यादा पैसा कमा सके। तो खैर आगे ये लोग इस्तेमाल करते हैं रैप्टिलिया के इल्यूजन टेक्निक का, और उसके इस्तेमाल से ये उनको इल्यूजन में डालकर एक एक करके तीनों को हरा देते हैं। और इस मुश्किल फाइट के बाद तेज तेज सांसें लेना शुरू कर देते हैं, जिससे वो काफी थके होने की एक्टिंग
कर पाते हैं, जो वैसे बिल्कुल नहीं थके हुए, पर इन्हें एंटरटेन करना पड़ेगा बाकी लोगों को, ताकि ये कमज़ोर रह के कम पावरफुल लोगों को हराकर आसानी से पैसे कमा सके। और वैसे इनके सामने वाली टीम काफ़ी स्ट्रांग और लगातार जीत रही थी, जिस पर लोगों को लग रहा है कि कहीं ये मैच फिक्स तो नहीं था, जिससे लोग डिसअपॉइंट होकर पत्थर और बाकी चीज़ें फेंकना शुरू करते हैं स्टेडियम के ऊपर। पर इस कोलिसियम में कुछ और अमीर लोग भी होते हैं जिनकी तरफ नज़र डालता है इतादोरी, जो उनके प्राइम टारगेट हो सकते हैं पैसा कमाने के लिए। तो खैर सभी नाराज़ नहीं, जहाँ कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं इनकी टीम रॉक वैली का। तो ओवरऑल इन्होंने उनको बेवकूफ़ बना ही लिया है। पर इस जंग में कोई और भी देखी जा रही है, तो क्या और कितना बड़ा खतरा होने वाली है इनका, और क्या ओसामा की टेक्निक का यहाँ इस्तेमाल कर पाएगा इतादोरी और उसको अनलॉक कर पाएगा दोबारा फिर से इस लड़ाई के दौरान। तो क्या होगा आगे, इसके बारे में हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो खैर अब आपके सोचते हैं इस वीडियो के बारे में और आगे वाले एपिसोड के बारे में, अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। अगली मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।